हेलो बच्चों, आज हम मानक विचलन जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन है उसको कंटिन्यूस सीरीज़ के अंतर्गत निकालेंगे, जिसके लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। स्टेप डिवीजन मेथड में हम कॉमन फैक्टर का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम स्टेप डिवीजन मेथड उसे कहते हैं। जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ का उपयोग करेंगे तो उसमें जो हमें क्लास इंटरवल होगी वो रेंज फॉर्म में दी होगी। हम चाहें कंटिन्यूस सीरीज़ बोलें, चाहे ग्रुप डेटा बोलें, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ बोलें, चाहे हम क्लास इंटरवल बोलें, ये चारों एक ही नाम है। हम स्टैंडर्ड डिवीजन जब कंटिन्यूस सीरीज़ के थ्रू निकालते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए क्लास इंटरवल को कॉपी करते हैं। क्लास इंटरवल जैसे आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया है, आप उसे वर्टिकल ऑर्डर में उतार लेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्चुअल मेथड में या डायरेक्ट मेथड में, एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड में या एज्यूम मीन मेथड में या शॉर्टकट मेथड में बताया है कि मिड वैल्यू निकालते हैं, तो आप पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 से 10, 0 हमारी लोअर लिमिट होगी, 10 हमारी अपर लिमिट होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह 10 हमारी लोअर लिमिट होगी, 20 हमारी अपर लिमिट होगी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो फाइनली वैल्यू आएगी वो हमारी मिड वैल्यू होगी। तो 0 + 10/2 5 हो गया, 10 + 20/2 15 हो गया, 20 + 30/2 25 हो गया, 30 + 40/2 35 हो गया। जब हमें ये पता चल गया कि 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है, 15 और 25 में 10 का डिफरेंस है, 25 और 35 में 10 का डिफरेंस है, तो आगे की भी जितनी भी नंबर्स आएंगे सब में 10 का डिफरेंस होगा। अगर आपके स्टार्टिंग के 2-3 वैल्यू में सेम डिफरेंस होता है तो आगे फर्दर की वैल्यू में भी उतने का ही डिफरेंस रहता है। जैसे आप टेबल लिखते हो, 7 का टेबल लिखते हो तो 7 1 7 है, 7 2 14 है, 7 3 21 है, 7 4 28 है, तो 14 और 7 में 7 का डिफरेंस है, 21 और 14 में 7 का डिफरेंस है, 28 और 21 में 7 का डिफरेंस है, तो उसी तरीके 35 और 28 में भी 7 का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे जो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 हमें मिलेगी। फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जैसे जो कि हमें करस्पॉन्डिंग दी थी, 0 से 10 के बीच, 0 से 10 रेंज की 5 है, 10 से 20 की 10 है, तो ऐसे हम इसको पूरी कॉपी कर लेंगे, 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 और 4। फिर उसका हम सम निकाल लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो हमको ये n 139 मिल जाएगा। अब क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन जब क्वेश्चन हम करते हैं तो डिवीजन तो मस्ट है निकालना, तो हम डिवीजन निकालेंगे, डिवीजन फ्रॉम एज्यूम एवरेज, क्योंकि हम स्टेप डिवीजन में एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करते हैं। मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में भी बताया था, जब डिस्क्रीट सीरीज़ में इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ा रहा था, इंडिविजुअल सीरीज़ की वीडियो जब मैंने आप बनाई थी तो मैंने बताया था कि जब स्टेप डिवीजन मेथड हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम एज्यूम मीन को ही लेते हैं, हम एक्चुअल मीन से नहीं निकालते स्टेप डिवीजन मेथड, एज्यूम मीन लेते हैं। तो यहाँ डिवीजन फॉर्म एज्यूम एवरेज जो कि डी एच है, डी एच = x - a हो जाएगा, और a के लिए हम फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई हैं और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 8 दी है, 8 दी हैं, काउंटिंग नंबर 8 हैं, तो हम यहाँ पे चौथी या पाँचवें में से कोई 8 नंबर मिड वैल्यू का ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ 35 चौथा नंबर लिया है तो हम वो ले लेंगे, मिड वैल्यू डी एच = m - a हो जाएगा, स्मॉल m स्टैंड फॉर मिड वैल्यू। तो m की वैल्यू 5 है और हमारा एज्यूम मीन 35 है, 5 - 35 जो कि -30 है, फिर 15 - 35 जो कि -20 है, फिर 25 - 35 जो कि -10 है, फिर 35 - 35 जो कि 0 है, फिर 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा, 55 में से 35 घटाएंगे तो 20 आएगा, 65 में से 35 घटाएंगे तो 30 आएगा, 75 में से 35 घटाएंगे तो 40 आएगा पॉजिटिव। अब हम डी एच बार निकालेंगे, डी एच बार जो है डी एच अपोस्ट्रॉफी निकालेंगे, डी एच अपोस्ट्रॉफी = DH/C होगा, जिसमें C की वैल्यू एक कॉमन फैक्टर लेंगे। यहाँ C का मतलब कॉमन फैक्टर है, C जो आपका निकला है वो आपका, जैसे आपने बचपन में मल्टीपल्स और आपने फैक्टर्स पढ़ा होगा, तो दिए हुए नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो वो सबसे छोटा से वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो कि पूरे नंबर को काट देता है। कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 4 नंबर दिए हैं
मान लीजिए 72 72 दिया है, 144 दिया है, 108 दिया है और 90 दिया है। तो 72, 144, 108 और 90 वो एक ऐसा नंबर सोचिए जो 4 नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 18 आएगा, 18, क्योंकि जो 18 नंबर है वो सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो कि चारों को डिवाइड करता है। हालांकि चारों नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, 6 से डिवाइड होते हैं, बट आपका 18 सबसे बड़ा नंबर है। तो इसी तरीके हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे जो आपका DH निकला है, DH में जो नंबर आए हैं -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, उस एक कॉमन नंबर जो सबसे जो जितने भी दिए हुए ये जितने भी नंबर हैं सबके ये सब नंबर उसके टेबल में आते हैं। हम कॉमन फैक्टर में वो नंबर निकालते हैं जो कि दिए हुए नंबर के टेबल जो दिए हुए नंबर हैं वो उनकी उस कॉमन फैक्टर के टेबल में आता है। हमें यहाँ DH में जितने भी नंबर दिए हैं वो कॉमन फैक्टर के टेबल में आता है, वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये सब वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पे 10 है, लेने को तो हम यहाँ 5 भी ले सकते थे, बट 5 लेते तो भी ये नंबर बड़ा ही रह जाता, क्योंकि फिर नंबर जो होता है वो -15, -10 सॉरी -6, -4, -2 तो डबल होता। वो जो नंबर आते वो डबल होते हैं। DH अपॉस्ट्रॉफी का जो वैल्यू आती वो डबल में आती। तो मच बेटर है बड़े से बड़ा नंबर लीजिए, हमको इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रूल होता है जब आप DS अपॉस्ट्रॉफी निकालते हो उसके लिए आप कॉमन फैक्टर यूज़ करते हो, तो कॉमन फैक्टर वो नंबर होना चाहिए, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जिससे जितने दिए हुए नंबर हैं वो सभी एक बाद में लोएस्ट फॉर्म में आ जाएं या लोएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएं, सबसे छोटी उनकी संख्या आ जाए, फिर वो बाद में और डिवाइड नहीं हो पाए और उसका भाग नहीं किया जा सके, वो सबसे छोटे डिजिट्स में आ जाए, छोटी संख्या आ जाए, सबसे छोटी संख्या उसको और फिर भाग नहीं दिया जा सके, ऐसी संख्या में लानी होती है। तो इस तरीके हमने लिखा DH अपॉस्ट्रॉफी इक्वल टू DH अपॉन C की वैल्यू हमने 10 ली, क्योंकि 10 सबसे बड़ा नंबर है, जिससे ये जितने भी नंबर है सब एकदम छोटे संख्या में आ जाएंगे, इससे छोटा और संख्या नहीं उनका हो पाएगा। फिर तो करने पे आपका -30/10 किया तो -3 आया, -20/10 किया तो -2 आया, -10/10 किया तो -1 आया, 0/10 तो 0 ही रहेगा, +10/10 तो +1 हो जाएगा, +20/10 +2 हो जाएगा, +30/10 तो +3 हो जाएगा, +40/10 +4 हो जाएगा। तो DS अपॉस्ट्रॉफी निकालने के बाद हम F इंटू DS अपॉस्ट्रॉफी निकालते हैं, FDH निकालते हैं, FDH अपॉस्ट्रॉफी निकालते हैं। FDH अपॉस्ट्रॉफी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू DH अपॉस्ट्रॉफी होगा। DH अपॉस्ट्रॉफी अभी जस्ट हमने निकाला है, तो फ्रीक्वेंसी को हम DH अपॉस्ट्रॉफी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है, पहले क्लास मिड वैल्यू की, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रॉफी से जो -3 है, तो वो आ जाएगी -15, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, फ्रीक्वेंसी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 DH अपॉस्ट्रॉफी से, वो आ जाएगी आपकी -20, फिर आपकी 20 फ्रीक्वेंसी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम DH अपॉस्ट्रॉफी -1 से, जो कि -20 आ जाएगा, फिर 40 फ्रीक्वेंसी को 0 DH अपॉस्ट्रॉफी से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रॉफी 1 से, जो कि +30 आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रॉफी 2 से, जो कि +40 आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रॉफी से, जो कि 3 है, वो 30 आ जाएगा। इसी तरीके हम लास्ट वाले को भी 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फ्रीक्वेंसी और 4 DH अपॉस्ट्रॉफी से, तो +16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा FDH अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगा, और सभी FDH अपॉस्ट्रॉफी जो इंडिविजुअल आए उनको ऐड कर देंगे, तो हमारा सबमिशन FDH अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगा, जो कि +61 होगा। फिर उसके बाद हम एक और कॉलम बनाएंगे, एक और कॉलम बनाएंगे जिसको हम FDH स्क्वायर बोलेंगे, जो कि F इंटू डी एच होगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप चाहो तो इसके लिए एक सेपरेट, जहाँ आपने डिविएशन फ्रॉम एवरेज निकाला है, डिविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज जहाँ पे निकाला है, उसी के जस्ट बगल में आप स्क्वायर ऑफ डिविएशन भी निकाल सकते हो। स्क्वायर ऑफ डिविएशन निकालो तो वो जो डिविएशन है आपका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम नंबर से, मगर वो नंबर आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मच बेटर है यहाँ पे, तो आप वो चीज़ मत कीजिए, आप सीधे यहाँ पे जो FDH अपॉस्ट्रॉफी निकाले हैं, जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप F से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो छोटा नंबर बनेगा, आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने DH जो निकाला पहला नंबर -30 है उसका स्क्वायर किया तो
प्लस 900 आ जाएगा, -30 इंटू -30 करेंगे प्लस 900 आ जाएगा, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही कैलकुलेशन टफ होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा टिपिकल होता जाएगा। तो मच बेटर है इसमें जो फॉर्मेट ये सॉल्यूशन में दिया उसी के ही बेसिस पे चलें, कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने बोल दिया था dx जो आपने डिविएशन फॉर्म एज्यूम भी निकाला है, उसके जस्ट बगल में स्क्वायर ऑफ डिविएशन बना लीजिए एक टेबल और फिर f से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको स्क्वायर ऑफ डिविएशन को, तो f dx आ जाएगा वहाँ पे, मगर एफ डी एच स्क्वायर वहाँ पे आ जाएगा। मगर यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, तो यहाँ पे एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर, तो इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका डी एच अपोस्ट्रॉफी आया है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर आपका जो होगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू डी एच अपोस्ट्रॉफी इंटू डी एच अपोस्ट्रॉफी होगा। तो 5 इंटू -3 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 10 इंटू -2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 20 आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जो कि डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर है, तो 20 आ जाएगा। फिर 0 फ्रीक्वेंसी आपका 40 है, 40 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 30 आपका फिर फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, पॉजिटिव 8 से 2 बार, क्योंकि डी एच अपोस्ट्रॉफी मल्टीप्लाई होगा 2 बार, तो 30 इंटू 1 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 से, क्योंकि डी एच अपोस्ट्रॉफी 2 बार है, तो 2 इंटू 2 और तो वो 80 हो जाएगा। फिर 10 इंटू अपोस्ट्रॉफी डी एच अपोस्ट्रॉफी आपका 3 इंटू 3 है, डी एच अपोस्ट्रॉफी 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 10 तो आपका 90 आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी आपका 4 है और डी एच अपोस्ट्रॉफी 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अब जितनी भी इंडिविजुअल संख्या हर एक मिड वैल्यू की आई है एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर की, तो उसका आप सबमिशन निकाल दीजिए, मतलब सभी को जोड़ दीजिए। सबमिशन मतलब यहाँ पे सभी को जोड़ दीजिए, तो सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर आपका 369 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर की और सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी की निकल आएगी, और एन की तो आपने पहले निकाल ली होगी। तो फिर हम स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी 2 अपॉन एन माइनस सबमिशन एफ डी एच अपॉन एन माइनस सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी अपॉन एन का होल स्क्वायर 2 इंटू सी। तो स्क्वायर रूट 369 जो सबसे लास्ट बॉक्स में निकला है आपका सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी स्क्वायर, उसकी वैल्यू आप पुट करोगे, एन की वैल्यू में आप 139 डालोगे, माइनस आपका सबमिशन एफ डी एच अपोस्ट्रॉफी की वैल्यू आपकी 61 आई थी वो लिखोगे उसमें न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप दोनों जगह एन लिखोगे जो कि 139 है। फिर ब्रैकेट के अंदर ऑफ इसका होल स्क्वायर इंटू 10, सी कॉमन फैक्टर की वैल्यू 10 थी, वो हमने टेबल में लिखा भी था सी की वैल्यू में 10, फिर इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 369 डिवाइड बाई 139 आप डिवाइड करोगे तो 2.655 आएगा। डेसिमल पॉइंट के 3 प्लेसेस तक निकालेंगे, माइनस 61/139 को डिवाइड किया और उसका फिर स्क्वायर हमने स्क्वायर निकाल दिया। 61/139 को डिवाइड किया, भाग दिया, और भाग देने पे जो संख्या है उसका हमने स्क्वायर निकाल दिया, तो वो 0.193 आया। तो 2.655 माइनस 0.193 इसको हमने घटाया, घटाने पे 2.462 आया, स्क्वायर रूट 2.462 आया इंटू 10। अब याद रखिएगा जो कॉमन फैक्टर की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। आप गलती से भी जब स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला लिखिएगा तो उसमें सी को स्क्वायर रूट के अंदर मत लिखिएगा, सी स्क्वायर रूट के बाहर है, इंटू 10। तो 2.462 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि आएगी वैल्यू हमारी 1.569। उसको हम जो कि कॉमन फैक्टर 10 है मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि जब हम किसी डेसिमल वाले नंबर को जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट प्लेस खिसकता है, मगर ये निर्भर करता है कि उसमें कितने जीरो हैं। जो जीरो वाला नंबर है, अगर उसमें 1 जीरो तो 1 प्लेस आगे जाएगा, अगर 2 जीरो तो 2 प्लेस, अगर 3 जीरो तो 3, और जितने जीरो उतने प्लेस वो डेसिमल पॉइंट आगे खिसकता चला जाएगा। तो यहाँ पे 15.69 हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आई। मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही होगा, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी, और आपका क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हो अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन
सॉरी स्टेप डिवीजन मेथड को फॉलो करोगे। स्टेप डिवीजन मेथड में फॉलो करने पे आपको एक कॉमन फैक्टर लेना ही पड़ता है, और कॉमन फैक्टर हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देता है, क्योंकि वो जितने भी नंबर्स होती हैं उनकी संख्या को एकदम ही छोटा कर देता है। छोटा करने के बाद फिर जब वो फर्दर मल्टीप्लाई होती हैं वो वैल्यू, तो वो बड़ी नहीं होती हैं, वो छोटी रहती हैं। फिर उससे हमको आगे आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, उससे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो हम अपना सही तरीके से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये इस सेम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप काम साफ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और आपको स्टेप डिवीजन का बताऊंगा। स्टैंड डिवीजन निकालना कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू फिर से बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाने से कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर आप इसको बिना देखे लगा लेते हो, सही तरीके से लगा लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, जो कि आपके परीक्षा में आपको मदद भी करेगा। यही सेम क्वेश्चन को कम से कम आप 3-4 बार लगाइए, क्योंकि 3-4 बार लगाएंगे तो उससे आपको आपके दिमाग में बैठेगा कि किस चीज़ के बाद क्या क्या चीज़ें बनानी है। सबसे पहले कॉलम में जो टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, और फॉर्मूला भी आप याद होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस ही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। तो आप लगाइए इसको। थैंक यू।